आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा में यरगमालियों की रिहाई में अफरा तफरी। इजराइल ने आज रिहा किए 110 फिलिस्तीनी। पीएम मोदी ने बजट सेशन से पहले अपोजिशन पर साधा निशाना। मोदी ने कहा कि 10 साल में पहली बार बैरून मुल्क से कोई शरारत नहीं हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान और चीन को दी धमकी, कहा ऐसा किया तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। बजट सेशन के पहले दिन सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब, बोली साथ मिलकर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाएंगे। महाराष्ट्र में जीवीएस के मामले बढ़कर हुए 130, वेंटिलेटर सपोर्ट पर 20 मरीज। पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज की 3 गोलीबारी में 3 दहशतगर्द ढेर। दिल्ली में यमुना में जहर पर बढ़ता जा रहा तनाजा। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल ने सिलसिलेवार तरीके से इलेक्शन कमीशन को दिया जवाब। दिल्ली वालों के लिए आपका सेविंग सर्टिफिकेट, हर महीने 25,000 की आवाम को होगी सीधी बचत। पाकिस्तानी मौलाना से बात करने पर संभल के अकील को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तानी मौलाना से की थी वीडियो कॉल पर बातचीत। गजा पट्टी में कल हमास तंजीम की जानिब से यरगमालियों को रिहा किया जाना था। बदले में इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। हमास ने 3 इजरायली और 5 थाई कैदियों को रिहा कर दिया है, लेकिन फिलिस्तीनियों के अहले खाना अपनों की रिहाई का इंतजार ही करते रहे, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को मंसूख कर दिया। लेकिन आज इजराइल ने 110 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। इजराइल ने आज 110 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। आपको याद होगा कि कल गजा में हमास की तरफ से 3 इजरायली कैदी और 5 थाई कैदियों को रिहा किया जाने के बाद मगरिबी किनारे में दर्जनों फिलिस्तीनियों के घर वाले अपनों की रिहाई का इंतजार करते रहे, क्योंकि इजराइल ने रामल्ला के करीब ऑफर जेल से फिलिस्तीनियों की रिहाई को मुलतवी करने का ऐलान किया था। इजरायली वजीर आजम के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली कैदियों की रवानगी की जमानत मिलने तक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया गया है। कल इजरायली कैदियों की रिहाई के वक्त भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल था। बहरहाल आज इन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। गजा और मगरिबी किनारे में आज फिलिस्तीनियों की आज़ादी का जश्न मनाया गया है। उधर इजराइल फौज ने कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। उसने खास तौर पर लेबनान में बादी वैका में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। जंगबंदी मुआहिदे के बाद ये इजराइल का लेबनान में पहला हमला है। इजरायली फौज का कहना है कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया है वो एक दहशतगर्द का ठिकाना था। यहाँ से हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई होती थी। मोदी हुकूमत अपनी तीसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट पेश करने को तैयार है। आज से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। बताते चले कि बजट इजलास से पहले अपने खिताब में पीएम मोदी ने अपोजिशन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में ये पहला इजलास है कि जब बैरून मुल्क से कोई शरारत नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत, चीन समेत ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि ब्रिक्स देश ये समझ ले कि अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चैलेंज देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करेगा तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तमाशबीन नहीं रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के गलबे को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। अगर ब्रिक्स नई करेंसी बनाते हैं या किसी दीगर करेंसी को सपोर्ट करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिक्स देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बताते चले कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्क शामिल हैं। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज यानी कि 31 जनवरी की तारीख से शुरू हो गया है। हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को खिताब किया। बताते चले कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी 2025 को मरकजी बजट 2025 पेश करेंगी। सदर ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट के इस सेशन को खिताब करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आइन के 75 साल पूरे हो चुके हैं। बाबा अंबेडकर समेत दीगर आइन बनाने वालों को सलाम पेश करती हो। सदर ने महाकुंभ का जिक्र भी किया और वहां भगदड़ में मरने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश की। सदर ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को भी खिराज अकीदत पेश की। सदर ने कहा कि आज मुल्क फैसलों को लागू होते हुए देख रहा है। इसमें गरीब, खातून, नौजवान लोगों को तरजीह दी जा रही है। 3 करोड़ खानदानों को घर देने का फैसला हुआ है। हुकूमत ने गाँव में आबादी के लिए सौमित्र योजना के तहत करीब 2 करोड़ से ज्यादा सौमित्र कार्ड जारी किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 41,000 करोड़ की राशि बांटी गई है। ट्राइबल लोगों के लिए भी 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। सदर ने आगे कहा कि नेशनल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे मवेशी मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नजरें बनाए हुए है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुणे के बाद अब सतारा में भी इस बीमारी के 4 मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी पूरी रियासत में GBS के मरीजों की तादाद 130 पहुंच गई है। सतारा जिले में 4 मरीज जो मिले हैं वे सभी 15 साल से कम एज के बताए जा रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर महेश खलीपे के मुताबिक इन मरीजों का अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। 2 मरीजों का इलाज सतारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक का प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक का कराट के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सभी 4 बच्चों की हालत पहले से अब ठीक है और हेल्थ डिपार्टमेंट उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वीडन में कुरान जलाने के लिए मुतनाज़ा सलमान मोमिका को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इराकी सलमान मोमिका पर नस्ली मुनाफिरत को हवा देने का इल्जाम था। बताते चले कि अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उनकी मौत की वजह से सुनवाई पोस्टपोन कर दी गई है। बताते चले कि सलमान मोमिका ने साल 2023 में कई बार कुरान पाक को जलाया था। ये मामला इतना बढ़ गया कि मुस्लिम मुल्कों ने इसकी कड़ी मजम्मत की। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर साल 2023 में सलमान मोमिका ने कुरान जला दी थी। इसके बाद कई जगह एहतजाज हुए थे। स्टॉकहोम पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक सलमान मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। सलमान मोमिका का कत्ल उस वक्त हुआ जब स्टॉकहोम की एक अदालत उनके कुरान जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के उस पार दरारंदाजी की कोशिश कर रहे भारी हथियारों से लैस 2 दहशतगर्दों को फौजियों ने मार गिराया है। अफसरान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा जुमेरात के दिन पुंछ जिले के खारी करमारा इलाके में हुआ और सुबह तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। फौज की जम्मू वाक़े व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि कल रात पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की इत्तला मिली और फौजियों ने फौरी तौर पर दरारंदाजी करने वाले दहशतगर्दों पर हमला किया, जिसके बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। फौज ने कहा कि ऑपरेशन रात भर जारी रहा। फौज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके से अब तक बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यमुना में अमोनिया को लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 2025 के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी सियासी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहरीले पानी वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस का जवाब सौंपा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ
चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत दिल्ली की आवाम से सेविंग सर्टिफिकेट भरवाया जाएगा। दरअसल दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत सत्ता में आई तो उनकी स्कीम से दिल्ली के हर खानदान की हर महीने 25,000 की सेविंग्स होंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनी तो ये सभी स्कीम्स बंद हो जाएंगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के कारकुनान हर घर जाएंगे और इस स्कीम के सर्टिफिकेट्स भरवाएंगे, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की स्कीम से उन्हें कितना फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है कि वो सारा पैसा अरबपतियों को दे देते हैं। पहले उनको कर्जे देते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्जे माफ कर देते हैं। दिल्ली का चुनाव कोई आपके भले के लिए नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे, आपको बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये दिल्ली का चुनाव सरकारी खजाने को लूटने के लिए और आपकी जमीन लूटने के लिए लड़ रहे हैं। संभल तनाज़े को लेकर पाकिस्तानी मौलाना से वीडियो कॉल पर बात करने वाले अकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संभल के अकील का वीडियो 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गिरफ्तार अकील ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी मौलाना से सलाह मांगी थी। क्या संभल तशद्दुद में मारे गए 4 लोगों को शहीद कहा जा सकता है? इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई और एसपी कृष्णा विश्नोई ने अकील की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्विलांस और एसओजी की टीम बनाई। दरअसल ये पूरा मामला संभल सदर कोतवाली इलाके का है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला है। बताते चले कि संगम नगरी में आए अकीदतमंदों के साथ भगदड़ में जो हुआ उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन अच्छी याद जो वो साथ लेकर जा रहे हैं वो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। उनके साथ इस दुख भरी घड़ी में मुसलमानों का साथ देना। भगदड़ के बाद कई हिंदू अकीदतमंद को उस वक्त ना रहने को और ना ही खाने पीने को जब कुछ नहीं मिल रहा था तो मुसलमान भाइयों ने उनका साथ दिया। उन्होंने हिंदू अकीदतमंद के रहने और आराम करने के लिए मस्जिदें खोल दी, खाने के लिए लंगर लगाए और ठंड से बचने के लिए कंबल भी बांटे। प्रयागराज से कई ऐसी वीडियोस और तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना गहरा है। 28 और 29 जनवरी के दरमियान रात जब मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मची तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भगदड़ के बाद का मंजर डरावना था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की लाश तलाश करते रहे तो वहीं कुछ लोग अपनों की लाशें हाथों में थामे रहे कि कहीं बॉडी खो न जाए। सेंट्रल हॉस्पिटल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने 30 जनवरी को नीतीश राणा के बुर्के बैन वाले बयान पर लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे को झूठ बोलने, जहर फैलाने और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने उन्हें वजीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो नीतीश राणे को सुधर जाना चाहिए। मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ नस्ल कुशी की बात करते हैं, उनको मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं। इसका इनाम बीजेपी हुकूमत उन्हें दे चुकी है, वे वजीर बन चुके हैं। बताते चले कि आगे वारिस पठान ने कहा कि नीतीश राणे को इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। वारिस पठान ने आगे कहा कि नीतीश राणे को हिजाब क्या है मालूम ही नहीं है। अभी मुंबई में कुछ दिनों पहले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हिजाब वाला मामला उठा था।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। नितेश राणे को आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 क्या है पता नहीं है। इस्लाम में हिजाब पहनना हमारे लिए इसेंशियल है। उन्होंने कहा कि नितेश राणे कहते हैं कि हिजाब पहनने से चीटिंग के मामले में बढ़ोतरी होती है। क्या उनके पास कोई डाटा है? सिर्फ झूठ फैलाना इनका काम है। केरल के कोच्चि से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि कोच्चि के पास तिरुपुनिथुर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले मीर अहमद ने अपने फ्लैट से नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली है। इस हादसे के बाद अब मीर अहमद के खानदान वालों ने केरल के डीजीपी से शिकायत की है। इसकी जानकारी जराए ने 30 जनवरी को दी। मीर की वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि स्कूल में उसे शदीद जिस्मानी और मेंटल टॉर्चर किया गया। खानदान वालों ने यह भी दावा किया है कि मीर अहमद कुछ तलबा के जरिए रैगिंग का भी शिकार हुआ था। यह हादसा 15 जनवरी को त्रिपुनिथुरा के चॉइस पैराडाइज टावर में हुआ था। सलीम और राजना का बेटा मिहिर फ्लैट की 26वीं मंजिल से नीचे गिरा और उसकी तुरंत मौत हो गई। वह तिरुवनियार ग्लोबल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट था। एक बेहद चौंकाने वाली चैट से पता चला है कि मिहिर को स्कूल में वैप करने और यहां तक कि टॉयलेट चाटने के लिए भी मजबूर किया गया। एक नोट में उन्होंने कहा है कि टॉयलेट को फ्लश करते समय उसका सिर कमोड में डाल दिया गया था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।